अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुदूस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ की किस्त नंबर 37 और 38 का रिव्यू है। और चूँकि ये दोनों किस्तें तारीख़ी वाक़यात के हवाले से इंतहाई तेज़ रफ्तार साबित हुई हैं और इन दोनों किस्तों में बहुत से तारीख़ी वाक़यात को कवर किया गया है, तो उन पर तबसरा होगा। जंगियों और किंग अमालरिक के दरमियान होने वाली जंग, यानी कि अमीर शेरको के किरदार का खात्मा, फातमी खलीफा का पर्दे से निकलकर मंजर आम पर आ जाना और मिस्र का वजीर बनने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दरमियान जो गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं, उन पर बात करेंगे। और आप लोग ये भी जानेंगे कि ये दिखाए जाने वाले वाक़यात किस हद तक तारीख से करीब दिखाए गए हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस सीज़न में ये सीरीज़ मद्दाहों को जिस तरह एंटरटेन कर रही है और जिस शान व शौकत के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार और बाकी तमाम किरदार पेश किए जा रहे हैं, वो कमाल है। और इसके अलावा इस ड्रामा सीरीज़ का दूसरा सीज़न पहले सीज़न से बहुत बेहतर है, लेकिन इस सीरीज़ के साथ ज़्यादती ये हो रही है कि इसे वो रेटिंग नहीं मिल रही जो इसका हक है। और इसे बेहतरीन बनाने के लिए जो कोशिशें एमरे कोनक और तमाम कास्ट कर रही है, वो हम सब महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर अमीर शेरको के किरदार की तरफ आएँ तो इनकी वफ़ात के बारे में थोड़ा सा गिला ये है कि वो जल्दी दिखा दी गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के वजीर बन चुके हैं, तो इनकी ज़िंदगी के अभी 20 साल दिखाने बाकी हैं, तो ये फैक्ट सामने रखकर ये सिनेरियो बिल्कुल ठीक लगता है। लेकिन तारीख़ी हिसाब से ये मौत इस तरह नहीं हुई थी, बल्कि अमीर शेरको खाने पीने के बहुत शौकीन थे, जो कि तारीख़ी किताबों में भी मौजूद है, और इसी वजह से इन्हें हाजमे की तकलीफ शुरू हुई और फिर इनकी मौत हो गई। दूसरी तारीख़ी हकीकत ये है कि अमीर शेरको जनवरी 1159 में मिस्र के वजीर बने और मिस्र पर उन्होंने 2 माह 16 दिन हुकूमत की, और इनकी मौत बिस्यार खोरी की वजह से हुई, ना कि शावार के बेटे अल कामिल की वजह से, जो कि इस मामले में तीसरी तारीख़ी हकीकत है। और अल कामिल के मुतल्लिक आप लोगों को मैंने अपनी पिछली वीडियो जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में थी, उसमें बताया था कि ये बेचारा बेकसूर फातमी खलीफा के हाथों कत्ल हुआ था, और अल कामिल अपने वालिद शावार के बरक्स हमेशा हक के साथ खड़ा हुआ। तो एक शख्सियत जो तारीख़ में बेकसूर थी, उसे गद्दार नहीं दिखाना चाहिए। कहानी बनाते वक्त शख्सियात को माफ़ रखें और वाक़यात बेशक कुछ न कुछ बदल दिया करें, क्योंकि ये तारीख़ी डॉक्यूमेंट्री नहीं बल्कि ड्रामा है जिसमें फ़िक्शन भी शामिल है। लेकिन किसी बेकसूर को गद्दार दिखाना बज़ाते खुद तारीख़ की तौहीन है। अब अगर फातमी खलीफा की तरफ आएँ तो ये शुरू से ही जंगियों के ख़िलाफ़ था, लेकिन अपने इलाज की खातिर इसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को काहिरा में रहने की इजाज़त दी थी और शावार के ख़िलाफ़ मदद भी की, क्योंकि शावार भी खलीफा की बात नहीं सुन रहा था। लेकिन शावार के किरदार के खात्मे के बाद फातमी खलीफा अब जंगियों को अपने लिए ख़तरा समझ रहा है, इसलिए पहले शेरको के ख़िलाफ़ था और अब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ग़ुलामों के मामले में खुद दखल अंदाजी करके डायरेक्ट खलीफा पर हाथ डाल दिया है। और वैसे भी नाज़रीन इकराम, उस वक़्त 2 हुकूमतें आलम इस्लाम में चल रही थीं, शियों की फातमी हुकूमत और सुन्नियों की अब्बासी खिलाफत, और जंगियों की वफ़ादारी अब्बासी खिलाफत के साथ थी, क्योंकि ये दोनों सुन्नी सल्तनतें थीं। तो इसीलिए ड्रामे की कहानी के मुताबिक खलीफा ने अमीर शेरको और अमीर यारोके के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की, और दूसरी तरफ शावार के बेटे को शेरको को कत्ल करने की तरगीब दी। तो खलीफा पर्दे के पीछे छुपा बीमार शैतान था, जो लतीफ़ की बनाई दवाई इस्तेमाल करने के बाद सेहतियाब होकर अब खुलकर सामने आ गया है। जबकि नाज़रीन इकराम, रेनाल्ड डी चैटियन का किरदार इस किस्से से काफ़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है। तारीख के मुताबिक हकीकी ज़िंदगी में भी ये शख्स एक साइकोपैथ था, जिसे सही दिखाया जा रहा है। अंदाज़ा करें कि 11वीं सदी के कत्ल व गारत के दौर के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी ये शख्स इंतहाई बुरा तस्वुर किया जाता था, और उस दौर में इसकी ज़िंदगी की तारीख का सबसे बड़ा सोर्स विलियम ऑफ टायर था, जो उससे शदीद नफरत करता था। आज के दौर में इसकी मिसाल इसराइली सदर नेतन्याहू है। जबकि अगर ड्रामे के वाक़यात की बात करें तो अमीर यारोके की मुदाखलत की वजह से सलाहुद्दीन अय्यूबी काउंटेस मिला की मदद के लिए नहीं पहुंच सकेगा, और इस तरह रेनाल्ड की शादी मेला के साथ हो जाएगी, जैसा कि तारीख में भी है। किस्त नंबर 37 में किंग अमालरिक और नूरुद्दीन जंगी के खिलाफ जो जंग दिखाई गई, इसे काहिरा का मुहासरा या अल्बाबियन की जंग कहा जाता है, जो कि अमालरिक और जंगियों के दरमियान लड़ी गई। लेकिन नाज़रीन इकराम, जंगियों ने मिस्र कोई चंद हफ्तों में ही फतह नहीं कर लिया था, बल्कि दोनों सल्तनतों यानी कि अमालरिक और जंगी की लड़ाइयाँ सालों होती रही थीं, और अल्बाबियन की जंग से पहले एक और जंग भी इन दोनों सल्तनतों के दरमियान लड़ी गई, जिसे बुकाया की जंग कहा जाता है। इसमें जंगियों को शिकस्त हुई थी। लेकिन अगर इन सारे वाक़यात को दिखाया जाता तो एक पूरा सीज़न तो मिस्र की फतह में ही खर्च हो जाता। जबकि नाज़रीन इकराम, किस्त नंबर 38 से सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ में एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है। अमीर शेरको का किरदार ख़त्म
और इसके बाद नूरुद्दीन जंगी का आखिरी वक्त भी बहुत करीब है और जल्द ही अयूबी सल्तनत का क़याम हो जाएगा। और किस्त नंबर 38 का ट्रेलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खूब पसंद किया गया और हर कोई इस्लामी दुनिया के अजीम लीडर का दौर देखने के लिए एक्साइटेड था। ट्रेलर की आखिरी लाइनें सलाहुद्दीन अय्यूबी की अपने मकसद के साथ कमिटमेंट और उसकी नीयत को जाहिर करती हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को शान शौकत या तख्त की ख्वाहिश नहीं बल्कि अल-कुदस की फतह इनका ख्वाब है। ड्रामे का ये जुमला कि मेरा घोड़ा मेरा तख्त है इसी हकीकत की तरफ इशारा करता है। और इस सीज़न में सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार के डायलॉग्स बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं और योगर गुनेश सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार में मिस्र के वज़ीर के तौर पर बहुत ज़बरदस्त लगे। जबकि आप में से किन किन मदाहों ने यह नोट किया है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और शमसा खातून के ड्रेसेस की थीम एक जैसी लगी। इससे पहले इससे मिलती जुलती थीम कुर्रश उस्मान के सीज़न 2 में उस्मान बे और बाला खातून के ड्रेसेस में नज़र आई थी और तब इन दोनों के इस लिबास ने बहुत तहलका मचा दिया था। और नाज़रीन इकराम, सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा होनी शुरू हो गई हैं और दोनों के लिए अब मुश्किल और चैलेंजिंग वक्त शुरू हो गया है। यहाँ मेरे ख्याल में ड्रामे की कहानी के मुताबिक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की गलती है कि वो सब्र नहीं कर पा रहे और अमीर यारोकी को सलाहुद्दीन अय्यूबी को गिरफ्तार करने के लिए भेजना बड़ी सख्त गलती है, क्योंकि इससे हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि यारोकी सलाहुद्दीन अय्यूबी को नापसंद करता है। और अब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी की चपकली शुरू हो जाएगी और दोनों के दरमियान एक पावर स्ट्रगल शुरू हो जाएगी। जबकि नाज़रीन इकराम, इस ड्रामे के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों के लिए ये है कि अगली किस्त से सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक और भाई का किरदार भी इस सीरीज़ में शामिल हो जाएगा, जिसका नाम अबू सईद बूरी है। और इस किरदार के लिए तुर्की का एक बहुत मशहूर अदाकार कास्ट किया गया है, जिसका नाम बारिश बख्ताश है। वैसे इस सीज़न में मुझे तुरान शाह की वापसी का इंतज़ार था और इस बेचारे का किरदार पिछले सीज़न में जिस तरीके से ज़िबा किया गया वो बहुत गलत था और उसे एक इंतहाई बेवकूफ़ और जज्बाती शख्स दिखाया गया था। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी जो कि 5 भाई हैं, तो राइटर ने यह फैसला किया कि तुरान शाह के किरदार की वापसी के बजाय सलाहुद्दीन अय्यूबी के किसी नए भाई को लाया जाए। बारिश बख्ताश की एंट्री से इस अदाकार की फ़ैन ऑडियंस सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ स्विच हो जाएगी, जिससे इस ड्रामे की रेटिंग शायद ऊपर हो जाए। वैसे नाज़रीन इकराम, ज़ाती तौर पर मेरा ख्याल ये है कि अबू सईद बूरी के बजाय अगर इस अदाकार को सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई सैफुद्दीन अल आदिल का किरदार दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि जिस तरह सल्जूकों के पास तुगरल बे और चागरी बे जैसे सपोर्टिव भाई थे, तो अय्यूबियों के पास सलाहुद्दीन और सैफुद्दीन थे। लेकिन बारिश बख्ताश के इस सीरीज़ में शामिल होने की खबर से पहले एक कंट्रोवर्सी भी सुनने को मिली कि योगर गुनेश बारिश के सीरीज़ में शामिल किए जाने के खिलाफ थे, क्योंकि बारिश बख्ताश की उनसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। तो इसके बाद एमरे कोनक ने इन दोनों की मीटिंग अरेंज करवाई, जिसके बाद इस अदाकार के कास्ट में शामिल होने की खबर रिलीज़ हुई। तो नाज़रीन इकराम, ये तो था मेरा इन दोनों किस्तों पर व्यू। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया। वल्लाहु आलम।